वाइल्ड लाइफ क्राइम 20 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। यू वोंट बिलीव इट कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि टाइगर पीनिस का सूप इज अ डेलिकेसी। माय गॉड, तो पोचिंग सिर्फ एक टाइगर को मारना नहीं होता ना, ये तो पूरा एक सिस्टम है। ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और इसमें भी माफिया इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने टाइगर स्किन कहा, एलिफेंट आइवरी, राइनो हॉर्न, तो सबसे ज्यादा सबसे महंगा कौन सा बिकता है? आइवरी भी बिकती है, टाइगर स्किन भी बिकता है, लेकिन टाइगर स्किन इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट, टाइगर का एक एक पार्ट बिकता है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं मेजर प्लेयर्स कौन है ये वाइल्ड लाइफ क्राइम इंडस्ट्री? सर, आप मुझे बताइए कि इतना वाइल्ड लाइफ में जो स्मगलिंग होता है वो कैसे होता है, रूट्स कौन से होते हैं, कैसे स्मगल करते हैं ये लोग? हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ राव्या साडा पॉडकास्ट। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास है। आज हमारे साथ जुड़े हैं मोगली बाबा अंबर शर्मा, पॉपुलरली नोन एज मोगली बाबा। इन्हें कौन नहीं जानता। क्राइम से जुड़े हुए हैं। नहीं, क्राइम से मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ, क्राइम से जुड़े हुए लोगों को जी, क्राइम की दुनिया से जुड़े हुए हैं, ऐसा कहना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जुड़ा हूँ। जो लोग क्राइम से जुड़े हुए हैं उनको एक्सपोज करने का काम मेरा। उनको एक्सपोज करने का काम किया है। इज एन ऑथर ऑल्सो। अध्यात्म की तरफ भी काफी इनकी रुचि है। अभी सीधा महाकुंभ से ही से आ रहा हूँ, आ रहे हैं यहाँ पर शूट पर। एंड अ लॉट मेनी थिंग्स। ही इज अ फिल्म मेकर ऑल्सो इनटू एंड अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। सो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने निमंत्रण दिया, धन्यवाद जी सर। जैसा आपने वाइल्ड लाइफ से कहा तो मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में क्लियर करता हूँ, बहुत सारे श्रोता नए जुड़े होते हैं कि मेरी जीवन की शुरुआत वाइल्ड लाइफ से हुई और वाइल्ड लाइफ मेरा पहला प्यार है और अंतिम प्यार है। करियर की शुरुआत मेरी वाइल्ड लाइफ से हुई। वाइल्ड लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जीवन यापन का तरीका मुझे वाइल्ड लाइफ से सीखा। मैंने बहुत चीज़ें वाइल्ड लाइफ में वो सीखी कि आपके पास बहुत संसाधन हैं। जंगल का राजा बाघ है, यानी टाइगर है, जिसको लोग आसान भाषा में शेर बोलते हैं। उसके पास सब कुछ होते हुए उसको बर्बाद नहीं करता है, उसके पास जो चीज़ है उसमें वो संतुष्ट रहता है। तो संतुष्टि मुझे सबसे पहले जंगल से सीखने मिली कि संतुष्टि क्या होती है और आपको संसाधनों का सही उपयोग कैसे करना है। 100 हिरन आपके पास है शिकार करने के लिए, लेकिन आपको जितनी भूख लगे उतना ही शिकार करिए, अपना पेट भरिए, उसको बर्बाद ना करें। तो वो जो सीखा मैंने जंगल से सीखा जी। तो इसलिए मेरा पहला प्यार है। और जंगल ने मुझे जो एक नाम दिया, पहचान दी, जो आज मैं आपके साथ हूँ, वो शायद जंगल की वजह से शुरुआत हुई। जी सर, लेकिन आप काफी समय तक जंगल में भी रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और अलग एक्सपीरियंस भी है आपका वहां पर। जैसे आप इस शूट शुरू होने के पहले बता रहे थे कि बहुत खतरनाक तरीके के एक्सपीरियंस है आपके। सो आज तक का सबसे मतलब डेंजरस, वो शॉकिंग वाला एक्सपीरियंस बताइए। डेंजरस तो बहुत है, शॉकिंग भी बहुत है, लेकिन एक किस्सा मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे एक माफिया ने हाउस अरेस्ट किया था। हाँ। और वो वाइल्ड लाइफ क्राइम वाला माफिया था। अच्छा। वियतनाम का किस्सा है। और मुझे 3 दिन हाउस अरेस्ट में रखा था, बहुत डराया धमकाया। फिर वो ऐसा कुछ हुआ बीच में कि वो वाला जो क्रिमिनल माफिया था, अब तो आई थिंक ही इज अराउंड 68, आज उसकी एज 68 के आसपास है। और वो मेरा फिर सोर्स बन गया। फिर वो मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन वियतनाम से रिलेटेड, साउथ चाइना सीज में जो आइलैंड्स हैं उससे रिलेटेड जो क्राइम होते हैं, वो मुझे एक तरीके से देने लगा। और बहुत सारे कनेक्शंस भी मुझे उसके थ्रू मिले। भले ही उसने मुझे हाउस अरेस्ट किया था, वो हुआ ऐसे कि वो बहुत बड़ा शार्क फिन का स्मगलर था। शार्क फिन जो है वो डेलिकेसी है। शार्क्स के फिन के सूप बनता है चाइना में और दुनिया में जहाँ जहाँ चाइना टाउन है वहाँ शार्क फिन और जो है बहुत डेलिकेसी मानी जाती है। एक जब आप मतलब किसी को इनवाइट करेंगे, बढ़िया खाना खिलाने की बात करेंगे, सूप सर्व करेंगे, तो उसमें से एक हिस्सा जो है शार्क फिन के सूप का भी आता है। तो जो हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ से मेरा प्रेम, और जब मैं वाइल्ड लाइफ में गया तो वाइल्ड लाइफ क्राइम के बारे में पता चला। और वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है वो 20 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है पर ईयर। लोगों को ये नहीं पता होगा कि वाइल्ड लाइफ क्राइम
$20 बिलियन की इंडस्ट्री है। अब आप सोचिए 20 बिलियन कितना होता है, और साल में इतना पैसा कमाया जाता है वाइल्ड लाइफ क्राइम से। जितना ड्रग्स से कमा रहे हैं लोग, उतना ही वाइल्ड लाइफ क्राइम से भी करा रहे हैं। जितना स्मगलिंग से कमा रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा वाइल्ड लाइफ क्राइम से कमा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, कहना नहीं चाहता है और समझना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि अगर लोग कहना भी चाहें, बहुत सारी एनजीओज हैं जो वर्क कर रही हैं, लोगों को जागरूक करना चाहती हैं, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि क्राइम की जब बात होती है तो मतलब एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि क्राइम सिर्फ 2 ही होते हैं उनकी समझ में, या तो मर्डर हो गया या फिर रेप हो गया। इसके अलावा आदमी क्राइम को समझना ही नहीं चाहता कि क्राइम और कितने तरीके के हैं। या तो फाइनेंशियल ऑफेंस वो समझ जाता है, जिसको वो कहता है ये तो 420 का केस है, ये इतना बड़ा केस नहीं है, फ्रॉड केस है। जमीन के केसेस होते हैं कि जमीन दिखाई कहीं और, बेच कोई और दी, पेपर किसी और के नाम, ये भी 420 का केस हो जाता है। तो इसको लोग क्राइम नहीं मानते हैं। वहीं वाइल्ड लाइफ क्राइम बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जिसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। सर, इसमें वाइल्ड लाइफ क्राइम की जब बात करते हैं तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। इवन आपका सैंड, जो रेत है, वो भी इसमें इंक्लूड है। हाँ, सैंड भी, सैंड, कोरल्स इंक्लूड है। जो पेड़ आपके बाहर हैं ये भी इंक्लूड है। माइनिंग इंक्लूड है। पक्षी जो आप देख रहे हैं, एजोटिक बर्ड्स, ये इंक्लूड हैं। एनिमल्स जिनका अवैध शिकार किया जाता है, वो भी इंक्लूडेड है। तो वाइल्ड लाइफ में जितना फ्लोरा एंड फौना है, जितना लैंडस्केप है, ये सब वाइल्ड लाइफ क्राइम का हिस्सा है। जैसे मैं आपको वियतनाम का बता रहा था कि वियतनाम में मेरे को जो अरेस्ट किया वो शार्क्स का धंधा करता था और कई लाख करोड़ रुपए साल के कमाता था। और शार्क की संख्या खत्म हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। तो बहुत सारी एनजीओज जो हैं इसके प्रति जागरूक कर रही हैं, और मरीन सेंचुरीज नहीं बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा। बहुत सारी कंट्रीज पे वर्क कर रही है, लेकिन आप पोचिंग नहीं रोक सकते हैं अनटिल अनलेस कि आपके पास उतने बड़े रिसोर्सेस हो। शार्क ऐसे समझे कि टॉप ऑफ द पिरामिड है ओशियन का। जी। मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज किया मेडिकल इंडस्ट्री में कॉड लिवर ऑयल करके आता है, जिसको हम बड़ा, एंटी एजिंग की भी काफी, एंटी एजिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती। एज तो आपका एक गहना है, ये समय के साथ आपके साथ आना है। ये मेडिसिन बनाने का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आपको वो चीज बेच रही है जो आप चाहते हो। एजिंग, आदमी अपने बाल कभी सफेद नहीं देखना चाहता है, अपने चेहरे पे कभी इंसान झुर्रियां नहीं देखना चाहता है। वो भूल जाता है कि ये समय के साथ मेरा गहना है। बाल सफेद होना, एक कहावत हम कहते हैं कि धूप में बाल सफेद नहीं किए। इसका अर्थ यह है कि आप इंटेलिजेंट इनफ है। जब आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, इंटेलिजेंस आ रही है। जो आपने ज्ञान इतने सालों में अर्जित किया वो दुनिया को देने का समय आ रहा है। लेकिन हमें उसे काला रख के हमको ये दिखाना है हम तो आज भी वो 25 साल वाले हैं, नई जनरेशन वाले हैं, और इसका फायदा कंपनीज उठाती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल गिमिक है। जैसे कि किसी के सिर पे बाल खत्म हो जाए तो उसको तो लोग तेल बेच देते हैं, वो दुनिया भर के पैसे खर्च कर लेता है, लेकिन बाल नहीं आते। फिर वो आजकल तो एक नया तरीका आ गया है कि हेयर वीविंग। तो ये जो एजिंग फैक्टर आप वाइल्ड लाइफ क्राइम से जोड़ रहे हैं, ये मन की शांति के लिए अच्छा है। उम्र बढ़नी है। नहीं, मैं तो जानना चाहती थी कि ये इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। इसमें इसको आप अब से नहीं, अनादि काल से है। जब से इंसान रहा है मेरी नजर में जी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, क्वींस के बारे में पढ़ें, जैसे बहुत सारी क्लियोपेट्रा के बारे में पढ़ते हैं, वो अपने आप को हमेशा जवान दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेती रहती थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ऐसी बहुत सारी सभ्यताओं में बहुत सारे राजा महाराजा, किंग क्वीन एम्परर्स हुए हैं जो इस तरीके की चीजें करते हैं। तो बूढ़ा होना एक गहना है समय के साथ। जी। हम उस गहने को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसके लिए फिर हम दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं, और दवाइयाँ लेने के चक्कर में हम बहुत सारी संपदा खत्म करते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हमारे खत्म हो रहे हैं मेडिसिन के नाम पे। हम उनकी प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी जड़ी बूटी के नाम पे कोई भी पौधा उठा के दे रहे हैं। तो ये सब वाइल्ड लाइफ क्राइम का हिस्सा है जी। तो पोचिंग सिर्फ एक टाइगर को मारना नहीं होता ना, ये तो पूरा एक सिस्टम है। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा इकोसिस्टम है। ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और इसमें भी माफिया इन्वॉल्व होते हैं।
टाइगर तक ही सीमित नहीं है, मैं टाइगर के अलावा भी बहुत नाम बताने शुरू करता हूँ। इसमें से एक नाम मैं बताना का नाम देता हूँ, क्लाउडेड लेपर्ड। इस लेपर्ड के बारे में आम जनता ने बहुत कम सुना होगा या नहीं सुना होगा। जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित लोग हैं वो इस लेपर्ड के बारे में जानते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड। स्नो लेपर्ड सुना होगा, मेरी एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी लद्दाख में 2009 से 2011 तक शूट किया था, वो स्नो लेपर्ड पे थी। लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में कोई नहीं जानता। आप टाइगर, आपने जो टाइगर की बात की, वो आपने वो बात की जो चलन में है, जो टीआरपी हम जानते हैं। जो एक कहते हैं कि राउंड टेबल वाला किस्सा है कि टाइगर बचने चाहिए, सेफ टाइगर का एडवर्टाइजमेंट आया। टाइगर, अगर आपको जंगल में जा रहे हैं तो अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आपको टाइगर ही क्लिक करना है, या दुनिया को दिखाने के लिए टाइगर क्लिक करना है, क्योंकि टाइगर एक स्टेटस सिंबल है। अब से नहीं है, राजा के टाइम पे है। उनके जो एम्बलम होते थे उस पे भी टाइगर होता था। हमारे जो पुराने नोट होते थे, 10 का नोट होता था, मुझे बचपन में याद है 80s 90s में वो नोट आता था 10 रुपए का, उस पर टाइगर का मुंह खुला हुआ होता था। तो टाइगर हमने बचपन से देखा है, तो इसलिए हमें लगता है कि टाइगर ही वाइल्ड लाइफ क्राइम पोचिंग तक सीमित है। लेकिन टाइगर के जो कैट फैमिली है, जो पैंथरा फैमिली है, जो साइंटिफिक नेम है, उसमें क्लाउडेड लेपर्ड भी आता है, स्नो लेपर्ड भी आता है, लेपर्ड भी आता है, चीता भी आता है, यहाँ तक कि जंगल कैट्स तक भी आती हैं, कैरेकल भी आती हैं। कैरेकल एक तरीके की बिल्ली होती है जो जिसके कान थोड़े लंबे होते हैं, और वो भी आती है, और बहुत चीज़ें आती हैं। लेकिन अब पोचिंग में आपने बात कही, तो मैं आपको इसके टर्म्स बताता हूँ। जैसे मैं और आप आज बात कर रहे हैं एक अच्छी सी जगह में बैठे हुए हैं, एक अच्छे से काउच पे बैठे हुए हैं, और फॉर एग्जांपल मैं पोचिंग में डील करता हूँ और आप बायर हैं, मेरे पास टीम है पीछे जो कोचिंग कर रही है, मैं उसका सरगना हूँ। जैसे एक नाम चला था 2000 में, संचार चंद। तो समझ लीजिए कि मैं संचार चंद हूँ और मैं आपसे एक डील करने जाता हूँ। हम 5 स्टार होटल में बैठे हैं, कॉफ़ी सिप कर रहे हैं, तो आपसे मैं ये थोड़ी कहूँगा कि मेरे पास टाइगर की स्किन है या लेपर्ड की स्किन है, सबके कान खड़े हो जाएंगे। तो इसके कोड वर्ड क्या होते हैं? क्या होता है? टाइगर की स्किन को पश्मीना बोला जाता है और लेपर्ड की स्किन को शॉल बोला जाता है। तो अब मैंने कहा कि मेरे पास चादर है, चादर यानी स्किन। तो आप मुझसे पूछेंगे कंफर्म करने के लिए कि टाइगर की स्किन है या लेपर्ड की है। लेपर्ड में भी कैटेगरी आ गई, क्लाउडेड लेपर्ड आ गया, पश्मीना है या शॉल है। हाँ, तो मैं कहूंगा मेरे पास पश्मीना है। पश्मीने का अर्थ हो गया टाइगर। अब उसमें भी दिक्कत है कि वो स्किन क्लीन है। क्लीन से मेरा मतलब है कि उसमें कोई होल, बुलेट होल या वो तो नहीं है। तो अब आपको ये कंफर्म करना है कि बुलेट होल है या नहीं है, तो आप ये तो नहीं पूछोगे गोली से मारा था जी या जहर से मारा था, ये तो नहीं पूछोगे। तो आप पूछेंगे अरे उस चादर में कीड़ा तो नहीं लगा है। कीड़ा लगेगा तो होल होता है। हम वोलन के कपड़े कैसे बचाते हैं जी, जब विंटर्स चली जाती हैं तो हम वोलन कपड़े संभाल के रख देते हैं। अगर हम उसमें फिनाइल की गोलियां ना रखें तो वो कीड़ा लग जाता है, जगह जगह कुतर देता है वो। ऐसी तो घर में संभाल के रखा जाता है। तो अब क्लीन स्किन चाहिए उसको, क्लीन चादर चाहिए, तो वो कैसे पूछेगा उसके लिए कि भाई इसमें कीड़ा लगा है नहीं लगा। अगर कीड़ा लगा है तो दैट मीन कि वो टाइगर को मारा गया बुलेट से। अगर वो कहेगा कीड़ा नहीं है तो इसका मतलब वो टाइगर मारा गया जहर से। तो बुलेट होल है तो पैसे कम हो गए, क्लीन है तो पैसे बढ़ गए। तो ये एक कोड नेम चलता है चादर। चादर में भी पश्मीना और शॉल जी। पश्मीना अर्थात टाइगर क्योंकि टॉप है, मार्केट में डिमांड बहुत है। फिर इसके अलावा पोचिंग में हाथी दांत भी आता है, आइवरी की। मुझे लगता था शायद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वही होता, तो मैं खुद और इसमें डिटेल दूंगा, और भी बहुत चीजें होती है। तो आइवरी भी बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा एलिफेंट आइवरी। एलिफेंट के अलावा गेंडे की भी जो सींग होता है जी। वो भी आइवरी का, राइनो, वो भी कई हजार लाखों मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, वो भी मारे जाते हैं जी। लेकिन हाथी दांत और टाइगर एक ऐसा है कि अगर हम इस पे बात करें तो थोड़ी देर आदमी सुनेगा, फिर आगे की सब्जेक्ट पे बता सकते हैं। तो आइवरी को की डील करने बैठा हूं मैं आपसे। अब लोग इसको सीरियस ना लें, समझे कि मैं डीलर हूँ, ये बता रहा हूँ कैसे होता है कि आइवरी को आप क्या बोलेंगे? होटल में बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे कि मेरे पास हाथी दांत पड़ा है? नहीं बोलेंगे नहीं। आप बांस, क्योंकि हाथी के दांत लंबे होते हैं, बांस ऊंचा होता है। बांस भी येलो बैम्बू होता है, ग्रीन बैम्बू होता है, जिसको कटंग बांस कहते हैं।
कई तरीके के बांस होते हैं ना, तो एक ग्रीन और येलो और भी बांस होते हैं। तो अब आप क्या कहोगे, मेरे पास बांस है, तो अब आपको ये पता करना है कि वो साउथ का बांस है या नॉर्थ का है या ईस्ट का है। तो उसका भी कोड नेम्स होते हैं कि पीला वाला जो है अपने ईस्ट साइड का है, ग्रीन वाला जो है नॉर्थ का है। ओके, दीज आर द कोड वर्ड। दीज आर द कोड वर्ड्स। जी। अब बांस की आप डील कर रहे हो तो पब्लिक को तो लग रहा है बांस की डीलिंग पे कहाँ जेल है। तो फोन भी टैप होते होंगे उसी तरीके से। कोड यू हैव टू वर्ड्स बी वेरी समय के अनुसार चेंज हो जाते हैं। जब जब वो कोड वर्ड्स पब्लिक में आ गए वो चेंज कर दिए जाते हैं। जी। वो चेंज हो जाते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि टाइगर स्किन का नाम बदल के वो जीन्स कर दें, हाँ। या लुई वितौन कर दें, गुची कर दें, कि मेरे पास तो गुची वाले पर्स पड़े हैं। हाँ। कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग विच इज, उनका सीधा सा है, एनीथिंग विच इज रिफ्लेक्ट्स टू दी लग्जरी, वो नाम देंगे। पश्मीना रिफर्स टू दी लग्जरी। वो चादर का मतलब तो नॉर्मल चादर भी हो सकती है। यहाँ पे यूपी में पिलक हुआ एक जगह है जहाँ चादर छपती प्रिंट होती है, वहां पे 50 लाख की भी चादर मिल जाएगी, 50,000 की आई मीन, और 100 रुपए की भी मिल जाएगी। तो चादर की डेफिनेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे लग्जरी के लिए? उस पर ब्रांड नेम होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा वो लग्जरी वाली चीज है। तो टाइगर इज लग्जरी मार्केट में भी, और बहुत बड़ा मार्केट है। सर अगर मैं आपसे एक गोइंग रेट पूछूं, जैसे आपने टाइगर स्किन कहा, एलिफेंट आइवरी, राइनो हॉर्न, तो सबसे ज्यादा सबसे महंगा कौन सा बिकता है? आइवरी भी बिकती है, टाइगर स्किन भी बिकता है, लेकिन टाइगर स्किन इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट। टाइगर का एक एक पार्ट बिकता है, एक एक पार्ट। हाथी का सिर्फ दांत बिकता है। हाथी का अगर दांत गया, हाथी को वो वहीं छोड़ देते हैं मरता हुआ, और हाथी को देखे होंगे बहुत सारे। देखा है सर। लेकिन जब टाइगर मारा जाता है वो टाइगर पूरा गायब होता है। उसके सिर्फ स्किन नहीं ली जाती, उसका मीट भी यूज होता है, उसकी बोन्स भी यूज होती हैं, उसके नेल्स भी यूज होते हैं, और उसके टीथ भी यूज होते हैं। इवन यू वोंट बिलीव इट कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि टाइगर पीनिस का सूप इज अ डेलिकेसी। रियली? हाँ, $150 का एक बाउल मिलता है। माय गॉड। तो टाइगर इज अ होल प्रोडक्ट। एलिफेंट में जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ आइवरी है, बाकी उसका ना मीट यूज हो रहा है, ना उसकी टेल यूज हो रही है, ना उसकी सूंड, कुछ यूज नहीं हो रहा है। अगर टाइगर मारा गया तो वो पूरा बिका, उसका मीट भी बिकेगा, उसकी बोन्स भी बिकेंगी, उसके दांत भी बिकेंगे, उसका एक एक पार्ट की कीमत है। तो अगर उससे देखा जाए तो पूरा होल टाइगर इज अ प्रोडक्ट। लेकिन आइवरी फिर भी महंगी है, क्योंकि आइवरी की डिमांड है। बहुत सारे लोग जो है, मैं यहाँ पीछे देख रहा हूँ एक हाथी रखा हुआ है, वो है तो मार्बल का, लेकिन सबसे ज्यादा हाथी दांत के हाथी ही बनाए जाते हैं। ट्रेजेडी है ये। मतलब जिस हाथी को, एक हाथी को मारा हाथी दांत से, और उसी हाथी दांत से वो हाथी बना के मार्केट में बेचा जा रहा है, जिसकी कई लाख डॉलर की कीमत है। हाउ डू दे डू इट सर? ये किलिंग्स कैसी होती है? दे डोंट इवन केयर, ऐसे जैसे आपने अभी बोला मार दिया, और ये तो सब जानवर झुंड में चलते हैं ना, तो ऐसे कभी देखिए टाइगर सॉलिटरी है, टाइगर फैमिली नहीं है। नहीं, जैसे एलिफेंट फैमिली की है। बात कर। एलिफेंट में भी हर्ड्स जो होते हैं उसमें मेल लिमिटेड होता है, फीमेल और बच्चे होते हैं, वो सोशल एनिमल है जी। और उसमें से टस्कर्स बनने में बहुत टाइम लगता है। जो दांत है, ऐसा नहीं है कि 4 साल में 5 साल में हाथी दांत इतना बांस जितना लंबा हो गया। इट्स एजेस, टाइम लगता है उसको उतने टस्कर बनने के लिए। कई साल का समय होता है, कई साल की उसकी साधना होती है टस्कर बनने के लिए, और वो टस्कर जब बनता है तब मारा जाता है। इसलिए कभी भी छोटे हाथी को नहीं मारते हैं ये लोग, जिसके छोटे दांत होते हैं। कम से कम इतना दांत होना चाहिए, तब वैल्यू उनकी और ज्यादा मिलती है। और उनका सीधा सा है, आप बहुत तरीके से मारते हैं। कुछ लोग तो करंट दे के मारते हैं, कुछ लोग गोली से मारते हैं। और फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें भी बहुत बड़ा माफिया इन्वॉल्व होता है। इसमें ट्रैकर्स अलग हैं, शूटर्स अलग है। ऐसा नहीं है कि शूटर ही ट्रैकर है। ट्रैकर जो है वो एलिफेंट का मूवमेंट नोट करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टस्कर है, और उसको 1 महीना 2 महीना ऑब्जर्व किया जाता है, कितने किलोमीटर जा रहा है, कौन से एरिया में जा रहा है, कहाँ पे हम इसको शूट कर सकते हैं। उस ट्रैकर को अलग से पैसे मिलते हैं सिर्फ ट्रैकिंग के। फिर शूटर आता है, वो उसको मारता है। फिर उसका हाथी दांत निकालने वाला एक्सपर्ट आता है,
जो मार रहा है वो ही नहीं निकाल रहा है। ये एक बहुत बड़ा, जो मैंने कहा इकोसिस्टम है, ये बहुत बड़ी टीम चलती है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बंदूक रखी, पिस्टल रखी, फॉर एग्जांपल यूपी वाला हूँ तो कहूंगा तमंचा रखा, कि तमंचा रखा हुए हैं और पहुंच गया जंगल में, हाँ जहाँ हाथी मारेंगे, और जहाँ जहाँ हाथी ने ठाए ठाए किया उसके हाथ दांत निकाल रहा है। नहीं, इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट्स टोटली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लाइक ड्रग्स, जी लाइक फेक करेंसी। ये उसी तरीके का ऑर्गेनाइज क्राइम है। आर्म्स का जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, वैसे ही वाइल्ड लाइफ क्राइम भी ऑर्गेनाइज क्राइम है। और इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि ट्रैकर अलग है, किलर अलग है, उसको साफ करने वाले अलग हैं, ट्रांसपोर्टर अलग हैं। जी। तो ये पूरा एक सिस्टम है और सबको अपने काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। वी रिमेम्बर सर, न्यूज में पहले ना काफी साल पहले वीरप्पन का चंदन और हाथी के उसमें नाम आया था। यस, कि उसने तकरीबन कितने ही हाथियों को मार दिया था, एंड ही गेन्ड अ लॉट ऑफ मनी एट दैट टाइम। मिलता है। और उसमें भी उसने खुद नहीं मारा, मरवाया, उसके पास अपने शूटर्स थे, उसने तो पैसा लिया। देखिए, वीरप्पन के पास एक टीम थी जी, और उसको जंगल में उसके पास हाइड आउट से उसको पैसा मिलता था हाथी को मारने का। उसका काम ट्रांसपोर्ट करना नहीं था, उसका काम था हाथी ढूंढ के हाथी मारो, दांत दे दो। दांत लेने वाला अलग आता था। अब जैसे शूटर्स पे मैं बताता हूँ, जो इसके हाथी मारने के लिए हैवी बोर चाहिए, कोई 9 mm की पिस्टल या 22 बोर की पिस्टल, 0.22 पिस्टल या 0.32 की रिवॉल्वर काम नहीं करेगी, या 12 बोर की जो कार्टेजेस है जिसमें LG HG और ये काम नहीं करेगी। इसके लिए हैवी बोर चाहिए थी। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, 315 नहीं, एक और 30 में ही एक बोर आता है, 515 बोर भी आता है, शायद 5 कुछ करके आता है, मैं भूल गया। मैंने वो बंदूकें भी देखी हैं। तो जो ये शूटर्स होते हैं, कमेंट में मुझे क्लियर कर दीजिएगा कौन सा वाले बोर की बात कर रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ, नहीं तो एक्सपर्ट लोग आएंगे गूगल करके कमेंट करने। तो जो शूटर्स होते हैं, जो किलर्स होते हैं, वो अपनी गोलियां खुद बनाते हैं, बाजार में नहीं मिलती है। तो वो एक्सपर्ट होते हैं और बचपन से वो सीखे जाते हैं। यहाँ तक कि जो गन पाउडर है, आप गन पाउडर कैसे बनाओगे? 2 तरीके से, या तो वो जो पटाखों वाला गन पाउडर है उससे बना रहे हैं, लेकिन वो नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग उसके बारे में, उसको अगर मैंने पूरा फॉर्मूला बता दिया तो घर पे भी बना लेंगे। रुई से गन पाउडर बनाते हैं। रुई से भी? रुई जो हम कॉटन है, जो ये मैंने पहली बार सुना। कॉटन है जो खून निकले तो चिपका देते हैं, कान साफ करना हो तो उसमें भी कॉटन, उस कॉटन से भी गन पाउडर बनता है। फॉर्मूला नहीं बताऊंगा बस। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन ये तो मैंने पहली बार सुना है। और ये जब वो बनाते हैं तो ये अलग तरीके की गोलियां बनती हैं? नहीं, ये गन के बोर के हिसाब से उसमें पाउडर डालते हैं। देखो, गन पाउडर का काम सिर्फ इतना होता है कि उसमें एक प्रेशर बनाना। देखिए, जब बंदूक चलेगी, जो कार्टेज के ऊपर पिन लगेगी, वो फायर अंदर स्पार्कल देती है। गन पाउडर आग पकड़ता है, गन पाउडर आग पकड़ता है तो गैसेस से बुलेट आगे बढ़ती है। गन पाउडर का काम सिर्फ इतना होता है कि बुलेट को आगे भेजने का। तो जो बुलेट होती है, वो बुलेट ये स्पेशली अपने लिए बनाते हैं उस हैवी बोर के लिए। हाथी इतना बड़ा जानवर है, वो ऐसे समझिए कि आपने उसके ऊपर हल्की बोर डाल दी, तो ऐसे समझिए जैसे कि वो रेत अपने ऊपर डालता है, तो उसको उतना ही पेन होना है या उतना ही फील होना है। उसको मारने के लिए बहुत बड़ा हैवी बोर चाहिए। तो ये खुद अपने कार्टेजेस बनाते हैं या फिर ये स्मगल करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज से ये हमारे बॉर्डर लगते हैं, तो कुछ स्पेशली आ भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 90% अपने आप बनाते हैं जी। और उससे वो करते हैं। तीर का भी इस्तेमाल होता होगा? तीर के जमाने लग गए। जस्ट आस्किंग। तीर का जमाने लग गए। तीर में वो जहर ढूंढने कौन जाएगा, ये बताओ। पुराने जमाने के में जब तीर का इस्तेमाल होता था तो उसके जो पॉइंट्स होते थे वो जहर के होते। और हमारे यहाँ बहुत सारे जंगल में ऐसे पेड़ हैं जो नेचुरली पॉइजनस हैं, आप उसके पत्तों से जहर बना सकते हैं। और उसके मजेदार बात, आनंद की बात मैं बताता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुझे एक आदिवासी ने दिखाया था कि साहब ये पेड़ जो है ये जहरीला है, अगर आप इसे खा लोगे तो आपके फोड़े फुंसी और ये सब आ जाएंगे, आपको मतलब ज्यादा खा लिए तो मर जाओगे। उसके बगल में उसकी एंटीडोट भी था।
तो उसने कहा कि अगर आपने ये गलती से खा लिया तो ये वाला जो पौधा है ये इसका एंटीडोट है। तो ये कुदरत का खेल है कि एक ही साथ एक ही जगह जहर भी उग रहा है प्लांट में, एंटीडोट भी है, उसका एंटीडोट भी है, एंटीडोट भी है। साथ साथ ही है, हाँ दोनों भाई साथ हैं। जी तो जो आप कह रहे हैं तो वो जो ज्ञान है जहर बनाने का नेचुरल, उससे वो खत्म हो गया है, जी हो रहा है। क्योंकि ये जो था ये पुरानी प्रथा थी, ये आदिवासियों में होती थी या फिर जो लोग जंगल में रहते थे उनके पास होती थी। अब क्या है, अब तो 5 रुपए का जहर बाजार में मिल रहा है, तो उसके लिए क्यों जंगल जंगल पेड़ करेक्ट ढूंढेगा। करेक्ट करेक्ट। तो तीर कमान छोटे एनिमल्स के तक के लिए ठीक है, बड़े एनिमल्स के लिए ये बुलेट का ही प्रयोग करते हैं। सर एक कम्युनिटी जानी जाती है जो लायन के बोन्स सेल करती है, कुछ बी से नाम है, बहेलिया कम्युनिटी। बहेलिया जो जानवरों का काम करते हैं, खासकर चिड़ियों का, उनको बहेलिया कम्युनिटी कहा जाता है। ये जैसे अगर मैं आज की तारीख में चिड़ियां बेचने लगूं तो मैं भी बहेलिया हो तो जाऊं। फिर ये जो लायन के बोन्स सेल करते हैं, लाइन के बोन्स तो जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम में है, ये बोन्स जो है सब बिकती हैं। इसको आप टर्म नहीं कर सकते। ओके इसको मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट का नाम नहीं लेना चाहता, किसी का सरनेम नहीं लेना चाहता। बहुत सारे ऐसे सरनेम हैं जो बिजनेसमैन यूज करते हैं, वही सरनेम जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम वाले भी लोग हैं। तो आप उनको सरनेम से नहीं पहचान सकते हैं, उनके कर्म से पहचान सकते हैं, उनके बिजनेस से पहचान सकते जी हैं। तो वो बहेलिया जो है वो चिड़ियों का जो व्यापार करते थे, पहले चिड़िया पकड़ के आते थे, वो बहेलिया ही होते। अच्छा सर, लेकिन खरीदता कौन है ये? हम और आप खरीद रहे हैं, और खरीद कौन रहा है? आम जनता खरीद रही है कि हमारे घर में मिट्ठू होना चाहिए। नहीं सबसे पहला तो यही है ना, मिट्ठू लाऊंगा, बच्चे कहते हैं, मम्मी पापा भी, हाँ बेटा ये मिट्ठू दिलवाएंगे तेरे को। अब वो मिट्ठू का समझते नहीं है कि ये मिट्ठू जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज है, हाँ और ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है। लेकिन अब पुलिस भी हर घर नहीं जा सकती है, वाइल्ड लाइफ वाले जो डिपार्टमेंट है एनवायरनमेंट वाला, वो भी हर घर नहीं जा सकता। डिमांड कहाँ से? हम और आपके घर से ही तो है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने 3-4 टाइगर का तोतों के बोला। नाम देता हूँ। हमारे यहाँ पैरेट एक होता है, बाकी पैराकीट है। हमारे यहाँ एक बहुत छोटा सा पैरेट होता है जिसको हैंगिंग पैरेट कहते हैं। बाकी जितनी वैरायटीज मिल रही है इंडिया में, पैराकीट की मिल रही हैं। चाहे वो एलेक्जेंड्रा पैराकीट हो, चाहे रिंग रोज पैराकीट हो, या प्लम हेडेड पैराकीट हो, ये पैराकीट फैमिली है, पैरेट फैमिली नहीं है इंडिया में। इंडिया में एक ही पैरेट मिलता है, वो है हैंगिंग पैरेट। बहुत छोटा सा होता है, इतना सा, वो उल्टा लटक के बाजरा वाजरा और ये सब चीजें खाता है, तो उसको इसलिए हैंगिंग पैरेट कहते हैं। बाकी सारी पैराकीट वैरायटी है। तो जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पैराकीट मिलता है, जो घरों में मिलता है, वो होता है एलेक्जेंड्रा पैराकीट। एक तो बड़ा होता है और वो मिमिक करने में माहिर होता है। जिसको आप सिखाओगे, जैसा सिखाओगे वो वैसा सीख जाएगा। कि रोटी खाओगे वो बोलेगा रोटी खाओगे, फिर वो सीख जाएगा कि हाँ हाँ, वो ट्रेनिंग के लिए। तो उसकी पहचान क्या होती है? जो एलेक्जेंड्रा पैराकीट होती है, वो उसके जो ये पर होते हैं उस पर रेड कलर का निशान होता है। ये सिंपल सी मैं आज एक पहचान बता रहा हूँ। और ये वाइल्ड लाइफ क्राइम में जो लोग हैं वो जंगल से पकड़ के लाते हैं और इसको बेचते हैं। देख, तो बड़ा साइज में होता है और मिट्टू पालना है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसको घर में रखने से जेल हो सकती है। सर अगर मैं आपसे पूछूं, मेजर प्लेयर्स कौन है ये वाइल्ड लाइफ क्राइम इंडस्ट्री, इंटरनेशनली या इंडिया की बात? दोनों। इंटरनेशनली तो जितना भी मार्केट है वो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना है सबसे बड़ा मार्केट। इसके जो सबसे ज्यादा खरीदार हैं वो इस तरफ है। मैं एक और बात बताता हूँ, जैसे सांप की बात कर रहे थे, हमने अभी तक सांप वाला टॉपिक नहीं छुआ था। वैनम तो सबको पता है कि वैनम बिकता है, राइट? करेक्ट। वैनम बिकता है कि वैनम सांप पकड़ो और भी वैनम इकट्ठा करके बेच लो, ये बहुत लोग करते हैं। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि वैनम जो है बहुत जगह दवाइयों में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि एंटीडोट भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ लीगल तरीके से इसको लेते हैं, जो रेस करते हैं लाइसेंस लेके, डिफरेंट स्नेक्स को रेस्क्यू करते हैं, फिर उनको उनका वैनम निकाला जाता है। जैसे मद्रास में क्रोकोडाइल बैंक करके है एक जगह, वहाँ पे स्नेक्स हैं, वो वैनम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको लीगली कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं इसका इलीगली कर रहे हैं काम, जैसे डायमंड्स का, जैसे ब्लड डायमंड होता है, सोर्स करने का तरीका लीगल और इलीगल होता है, वैसे वैनम भी इलीगल वे में एक्सट्रैक्ट होता है। बहुत सारे सांप ये लोग पकड़ते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और या तो उनको फेंक देते हैं वापस जंगल में, या फिर उनको अपने साथ एक
कन्फाइंड प्लेस में रख लेते हैं, एक है। लेकिन एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो साउथ ईस्ट एशिया में, वियतनाम में हनोई के पास एक गांव है जिसको कहते हैं स्नेक विलेज। उसका नाम तो अलग है लेकिन इस नाम से फेमस है। वहां पे आप जाओगे तो वो जगह जो थी वो सपेरों के लिए बसाई गई थी, कि सपेरे यहाँ रह के, क्योंकि सांप का वो जी व्यापार बंद जी करने के लिए, तो उनको वहाँ रेस्टोरेंट खोले गए। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी स्नेक विलेज में, उसी सपेरों ने के गांव में, इसने जो रेस्टोरेंट खुले हैं वो सारे सांप का मीट सर्व करते हैं। सर आई नो दिस थिंग। और ये बहुत बड़ा, आपको जी दुनिया भर का सांप मिलेगा जी खाने के लिए। आपके जेब में नोट होने चाहिए, आपकी जेब में $1000 है तो $1000 के हिसाब से आपको सांप मिलेगा। $100 है तो $100 के हिसाब, $100 में आपको रेट स्नेक मिल जाएगा जो कॉमन स्नेक है। तो सोचिए कि अगर लोग खा रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट तो आ रही होगी। हाँ और रिक्वायरमेंट कहाँ से? अब इसके लिए कोई फार्म तो है नहीं, जैसे चिकन फार्म है या जैसे पोल्ट्री हो गई, या जो और तरीके के फार्म्स हैं हमारे यहाँ दुनिया भर में, कि आप फार्मिंग मतलब उसको रेस करते हैं और दुनिया में उसको बेच देते हैं लीगली वे में। तो सांप का तो ऐसा कोई रेजिंग फार्म ही नहीं है कि आपने उसको एक कमरे में बंद कर रखा है, 10 सांप है, उनके अंडे हो रहे हैं, उनको रेज कर रहे हो और फिर उनको मीट की तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हो। नहीं कभी। तो दुनिया भर से सांप पकड़े जाते हैं और उनको स्मगल किया जाता है, और फिर वो उन कंट्रीज में भेजे जाते हैं जहाँ पे उनका खाना आता है। अच्छा। मेरे पास वो फुटेज है। हाँ। और मैं गया था देख के, मैं पूरा देख के आया। और वो जिस तरीके से काटते हैं, वो दिल के पास चीरा लगाते हैं और पूरा ब्लड निकालते हैं, ब्लड को वो वोदका में मिक्स करते हैं हाँ और वो पीते हैं, फिर वो दिल धड़कता हुआ जाता है और वो दिल धड़कता हुआ ऐसे ही खा लेते हैं। और उससे ये है कि वो इसलिए करते हैं कि उससे ये लगता है कि हमारी जो मैनहुड है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो इसलिए उसको प्रेफर करते हैं। जी। तो अब ये वाइल्ड लाइफ क्राइम का ही हिस्सा है, सांप को पकड़ के लाना। आप रेस तो कर नहीं रहे हो, दुनिया भर में कोई स्नेक फार्म्स तो है नहीं, स्नेक फार्म्स हैं तो वेनम के लिए हैं। जी। जो मेडिकल इंडस्ट्री में है, जो स्नेक फार्म्स बनाए गए हैं वो मेडिकल इंडस्ट्री के लिए बनाए गए हैं कि भाई एंटीडोट बनाई जाएगी मेडिसिन में बहुत सारी, क्योंकि जो वेनम होता है जिसको लोग पॉइजन कहते हैं वो बहुत पोटेंट होता है, वो काइंड ऑफ प्रोटीन भी है। सर मैंने तो ये पर्सनली देखा और पूछा। इंडोनेशिया में? नहीं, वियतनाम में ही गए थे? गई थी, बट देखा है मैंने ये। एंड आई आस्क्ड दैट फ्रेंड आल्सो दैट व्हाई आर यू टेकिंग, एंड ही देन टोल्ड मी दैट कि उसकी कुछ क्लाइंट्स है, सो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, एंड दो वो वियतनाम के ही लोग इनको ले गए थे। हाँ, मुझे वो वियतनाम का वो माफिया ही ले गया था। करेक्ट, कि चलिए जिसने मुझे हाउस अरेस्ट किया था वही ले गया था। आपको कुछ आज बढ़िया ऐसी चीज खिलाते हैं, वो पिलाते हैं। डेलिकेसी का हिस्सा है। करेक्ट। एंड वो सुनने में पहली बार आया था ऐसे, कि जैसे आपने बताया कि सांप को काट के फिर उसका ब्लड मैंने पूरा शूट किया, वाइन में डालते हैं, एंड दे गिव इट विद दैट, वो दिल धड़कता है, वो उतनी देर में आपको वो पीना है फटाफट से। मैं गया था, पूरा शूट किया था, और मुझे वो माफिया ने ही लेके गया था जिसने मुझे हाउस अरेस्ट किया था कि अब तुम हमारे दोस्त हो, अब तुमको, तो मेरे तो हिम्मत ही नहीं हुई वो सब देख के और खाने की। फिर वो जो स्किन निकालते हैं, हाँ। जो स्नेक को स्किन करने के बाद जो स्किन निकलती है उसको चॉप करके, उसको फ्राई करके भी खाते हैं स्किन को भी। तो जब इसकी डिमांड है तो सांप आ कहाँ से रहा है? दुनिया भर के जंगलों से ही तो आ रहा है। वो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम का हिस्सा है। अब सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ सांपों की होगी। अब फिश पे आ जाते हैं। हम फिश खाते हैं। सर ये फिश पे आते हैं, बट इसके ये क्यों लिया जाता है ये बताइए मुझे। सांप को, सांप का सिंपल है। एक मुझे कभी कभी हंसी आती है कि लोग इस पे बिलीव करते हैं कि उनसे सांप का ब्लड पीने से फॉर देयर मैनहुड कि हम वी आर वेरी गुड इन द बेड, हमारे सेक्सुअल रिलेशन बहुत बेसिकली इट इज फॉर द इरेक्शन ओनली। इट इज ओनली, मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल ज्यादा है और ये एक शो ऑफ का वैल्यू ज्यादा है रादर देन कि ये मुझे नहीं लगता कि किसी का खून पीने से कि मेरे को नहीं समझ में आता ये बात। खैर लोगों की अपनी एक साइंस है, लोगों की अपनी एक मेडिसिन है, इसको वो किस तरीके से ले रहे हैं। अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। सर ऐसे ही
I've heard about monkeys also. So चाइना में ऐसे डेलीकेसी के तौर पे ये जब बिजनेस मीटिंग्स वगैरह होती है, सो आई वाज टोल्ड वंस बाय माय फ्रेंड कि वो डिनर या लंच चल रहा है, वहां पर ये लोग एक साथ 3 4 5 6 बंदर लेके आते हैं एंड दे कट देयर हेड और वो ब्रेन खाने के लिए देते हैं, ब्रेन, मंकी ब्रेन, मंकी ब्रेन के लिए. बट दैट इज हॉरिबल. हॉरिबल. इससे मंकी हॉरिबल और क्या हो मंकी सकता है? ये सी देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, इंसानों में भी दो प्रजातियां हुई, जिसको या तो ऐसे इंसानों से नहीं, देव जाति और राक्षस जाति. जी जी अ, ठीक है. शैतान जाति और समझ एंजल, गई एंजल, जिसको उर्दू में, इंग्लिश में एंजल कहते हैं, उर्दू में फरिश्ता कहते हैं, राइट. जी. तो फरिश्ता और शैतान, राक्षस और देव, जी. एंजल एंड डीमन. लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन शब्द कहने का अर्थ वही है. और जो सनातन धर्म है, मैं सारे धर्म को मानता हूँ, मैं इस्लाम को भी मानता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं इस्लाम के खिलाफ कहूँ कि इस्लाम खराब है और सनातन बढ़िया है. हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं. तो सनातन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि देव और राक्षस दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं. जब गर्भ हुआ तो एक में, जब गर्भ में बच्चा आया तो माँ के ख्याल में कुछ शैतानी ख्याल आ गए तो वो राक्षस बन गया, और एक के समय पे वो देवी अच्छे ख्याल आ गए तो वो देव बन गया. ये ऐसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में आसान भाषा में समझाया गया. सनातन धर्म में, इस्लाम में भी इसी तरीके से समझाया गया. तो मैं समझता हूँ कि जब देव और शैतान हैं, रिलीजन के हिसाब से हैं, तो वो इसी पृथ्वी पे कहीं रहते होंगे. तो उनका खान पान जो है वो आपको बता सकता है कि वो फरिश्ते में आते हैं या शैतान में आते हैं. पार्ट ऑफ दैट कल्चर. कल्चर कौन बनाता है और मतलब क्यों किया जाता है? कल्चर में कौन? मुझे कोई ऐसी किताब बता दीजिए जिसमें लिखा हो कि आप ये खाएं तो आप का कल्चर अच्छा होगा, ये नहीं खाएंगे तो ये कल्चर. ये किसी किताब में नहीं लिखा है. मैं धर्म की किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. मुझे अभी तक कुछ ऐसा सेंस नहीं मिला कि वो पढ़ने में आए कि नहीं तुम ये चीज खाओगे तो ही तुम्हारा कल्चर अच्छा है. नहीं सर, कल्चर अच्छा बुरा की बात नहीं है. जैसे आपने पहले भी कहा था कि आपका खान पान ज्योग्राफी के हिसाब से मैंने ऑफ द कैमरा कहा था कि ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से आपका. अब इसका एग्जांपल, अब रेत है, रेगिस्तान है. आज हम आज की बात नहीं कर रहा, आज से कई हजार साल पहले जब रेगिस्तान में इंसान रहते थे, गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, आप गोभी नहीं उगा सकते, आलू नहीं उगा सकते, मटर नहीं उगा सकते. आप फिर खाओगे क्या? जो आपके आसपास होगा. तो इसलिए उसमें जो है सबसे ज्यादा जो चीज कम पानी में कम रहने वाली कैमल था. तो जब कैमल का इस्तेमाल कर लेते थे तो उसको आप मीट की तरह इस्तेमाल करते थे. आप मेरा पॉइंट जी, मैं समझ रही. तो ज्योग्राफी कंडीशन के हिसाब से आपकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं. आज के जो रेगिस्तान के लोग हैं, आज आप उनको कश्मीर में ले आइए फॉर एग्जाम्पल, तो वो शायद वो कैमल जो मीट खा रहे तो वो नहीं खाएंगे, वो वहां के काजू बादाम सेब खाना पसंद करेंगे क्योंकि उनको वो बेटर दिखेगा. तो ज्योग्राफिकल लोकेशन और कंडीशन आपकी क्या वहां पे उपलब्धताएं हैं. कुछ समय, मतलब अब तो साइंस पहले भी थी, आज भी थी. हर डायनेस्टी के हिसाब से साइंस रही है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की साइंस ही बढ़िया थी. आज से हजारों साल पहले की जो डायनेस्टी रही, उनके हिसाब से भी उस समय की जो साइंस थी, उसके हिसाब से उन्होंने अपने लिए खाने पीने और रहने की चीजें बनाई थी या कम्युनिकेशन के लिए बनाई थी. तो पहले भी डायनेस्टीज के हिसाब से, सभ्यताओं के हिसाब से, सिविलाइजेशन के हिसाब से साइंस थी पहले. इसका एग्जाम्पल मैं करंट में ही देता हूँ. 2000 से पहले हमारे यहाँ फोन होते थे, लैंडलाइन. एक, ठीक है, उसको उठाते थे, वो गोल गोल घुमाना पड़ता था. फिर उसके बाद वो बटन दबाने वाले फोन आए, उसके बाद कॉर्डलेस फोन आए, उसके बाद हमारे पास मोबाइल आया, मोबाइल के बाद हमारे पास स्मार्टफोन आया, मोबाइल के साथ पेजर आया, पेजर के बाद हम पे स्मार्टफोन्स आए. टेक्नोलॉजी टेलीफोन ही है. लेकिन आज की तारीख में अगर हम किसी को पुराने जमाने का फोन दिखाएं तो वो मजाक बनाएगा. साइंस आज से 50 साल पहले भी थी जब हम टेलीफोन पे बात करते थे.
टेलीफोन तब के प्रधानमंत्री और अमेरिका तब भी फोन करा करते थे। जी पॉइंट समझे? तो जी जी टेक्नोलॉजी सिविलाइजेशन के हिसाब से हमेशा रही है, हम उसको कैसे एडवांस करते चले जाते हैं, समय के हिसाब से बदलता चला जाता सर आप फिश के बारे में कुछ बता रहे है। थे। फिश का मैं बता रहा था, फिश का मैं ये बता रहा था कि फिश में भी डेलिकेसी होती है, उसकी भी पोचिंग होती है। जैसे शार्क फिन का मैंने बताया, वेल्स भी मारी जाती हैं, शार्क्स भी मारी जाती हैं, और ये बहुत बड़ा व्यापार है। जापान में एक जापान के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, कोव करके, दैट इज समवेयर इन 2010 के आसपास एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, कोव। उसमें उन्होंने ये पूरी अंडरकवर डॉक्यूमेंट्री थी। उसमें वो दिखाया था कि जापान में एक जगह है, वहां पे वो पूरी बड़ी शार्क्स और वेल्स को इकट्ठा करके मारते हैं जी और उसको बहुत बड़ा उसका एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ये पूरा उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था। तो फिश में शार्क्स के अलावा वेल्स, लेपर्ड शार्क्स और भी होती है, लेकिन एक डेलिकेसी मील होता है, एक होता है नेपोलियन करके एक फिश होती है, वो चाइना में बहुत मशहूर है वो फिश। उसके जो लिप्स होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। ओके तो पूरी फिश नहीं खाई जाती है, पूरी फिश को वो खाना नहीं पसंद करते हैं। लिप्स जो है वो उसका डेलिकेसी आती है, सिर्फ वो लिप्स के लिए मारी जाती है। जैसे हाथी दांत के लिए, आइवरी के लिए मारा जाता है, वैसी ही वो फिश वो लिप्स के लिए मारी जाती है। उसका फुटेज है मेरे पास, मैंने शूट जी किया था, वो मैं आपको दे दूंगा। वो आप देखेंगे, इतना मोटा उसका लिप्स होते हैं, और वो सिर्फ उस लिप्स के लिए मारी जाती है, पूरे बॉडी के मीट के लिए नहीं मारी जाती। तो डेलिकेसी के लिए एक कल्चर के नाम पे कह लें या ट्रेडिशन के नाम पे कह लें, डेलिकेसीज के लिए हम वाइल्ड लाइफ क्राइम को बढ़ावा देते हैं या उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सर ये स्मगलिंग के मेजर सेंटर्स कौन से हैं अगर मैं आपसे पूछूं? स्मगलिंग के सेंटर्स कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। इंडिया में देखो, इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट जो है एजोटिक बर्ड्स का है। फिर पोचिंग तो हमारे यहाँ जो है, जैसे आपने टाइगर का बोला, जी क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, आइवरी, इन सब का भी होता है। फिर प्लांट्स की स्मगलिंग होती है, प्लांट्स की भी स्मगलिंग होती है। बहुत सारे मेडिसिन प्लांट्स हैं जिनको जंगल से निकाल के उनको स्मगल किया जाता है, जो अलाउड नहीं होते जो अलाउड नहीं होता। ऐसे कौन से लेकिन अब इसके पीछे भी दुखद बात यह है जी कि एक ट्रक में पेड़ की वो भरी हुई है, मेडिसिनल प्लांट भरे हुए हैं, जी घास फूस सी लग रही है, ये छोटे प्लांट लगे हुए हैं, पत्तियां हैं, पुलिस वालों को पहचान ही नहीं है, वो रोक के करेंगे क्या? उनसे क्या, ड्राइवर से पूछा गया क्या साहब घास फूस है, दिखाओ, वो घास फूस ही है। पुलिस तो जो सबसे पहले हमें एजुकेट करना है, जिसको मैं कहता हूं कि ये सबसे जरूरी होता है, ये बचपन से शुरू करना चाहिए बच्चों में, कि आप एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक रखें, कि हम एक एक चीज की पहचान बतानी शुरू करें कि ये पौधा ये है, इसमें इस काम में आता है, ये चिड़िया ऐसी है, इसकी सब स्पीशीज ऐसी हैं। ये अगर आप शुरू से सिखाएंगे तो जब बच्चा सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में जाएगा, अपनी आंखों से वो कुछ गलत होते हुए देखेगा, अगर वो पुलिस में गया तो उसे पहचान हो जाएगी तब तक कि ये जी किस चीज में है। आप उसको, जब वो 25 साल का होता है तब तो हम उसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, तब तक तो उसके दिमाग में वो स्मरण पावर, समझने की क्षमता उतनी नहीं होती जो बचपन में होती है। जी आप 25 साल की उम्र में उसको सोचें कि 30 साल की हम इसको एक्सपर्ट बना दें, वो बन ही नहीं सकता। करेक्ट है सर। तो बचपन से बताना पड़ता है कि ये घास ये है, इस काम में आती है। बट उसके लिए पेरेंट्स को भी तो पता होना चाहिए। पेरेंट्स को देखिए, से पूछेंगे तो मुझे नहीं पेरेंट्स पता कि को, कौन सा पेड़ है। जो पेरेंट्स बच्चों को 1.5 लाख रुपए का आईफोन दे सकते हैं, मोबाइल दे सकते हैं, तो क्या वो बच्चों के ऊपर वो फोन ना दे के 1.5 लाख की एजुकेशन नहीं दे सकते जो आगे जाके काम आएगी? बट ये एजुकेशन कहाँ, अभी स्कूल्स में भी नहीं है स्कूल, ये इसके लिए तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को बोलना पड़ेगा, या फिर हमें खुद ही करना पड़ेगा। बी चेंज्ड, करेक्ट। सर आप मुझे बताइए कि इतना वाइल्ड लाइफ में जो स्मगलिंग होता है वो कैसे होता है, रूट्स कौन से होते हैं, कैसे स्मगल करते हैं ये लोग? इसको ट्रांसपोर्ट कहेंगे स्मगल से ज्यादा। हाँ टाइगर के ऊपर आपने सबसे पहले पूछा था, चादर पश्मीना, जी वो तो बता स्किन जो है लेपर्ड की हो, क्लाउडेड लेपर्ड की हो, या किसी की भी हो, स्किन जो है सबसे ज्यादा जो है महिलाएं इसमें इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ओह पुरुष इन्वॉल्व नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन में जितनी महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं। और क्योंकि महिलाओं का एक बेनिफिट ये मिलता है कि हर कोई छू नहीं सकता, चेक कर नहीं सकता। महिला को सिर्फ महिला पुलिस ही छू सकती है, पुरुष छू नहीं सकता।
तो जो आप साड़ी पहनती हैं उसके साथ इंसान पेटीकोट पहनता है। करेक्ट। ये लोग पेटीकोट नहीं पहनते हैं, उसके अंदर स्किन लगाते हैं, एक नहीं 10-10 स्किन होती हैं, और उसके ऊपर ऊपर साड़ी साड़ी होती लपेटते है हैं। या लहंगा होता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे बड़ा तरीका स्किन ट्रांसपोर्ट का, स्मगल करने का, एक जगह से दूसरी जगह के लिए विमेन इस्तेमाल होती हैं। जो मैंने शुरुआती दौर में कहा था, शुरुआती समय में कहा था कि ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और ऑर्गेनाइज क्राइम है। मानने ढूंढने वाला अलग, मानने वाला अलग, उसका ऑपरेशन करके सामान निकालने वाला अलग, ट्रांसपोर्ट वाला अलग। ट्रांसपोर्ट में भी डिवीजन टू डिवीजन है। अगर गुड़गांव से दिल्ली जाना है तो एक टीम लेके जाएगी, दिल्ली से लखनऊ जाना है तो एक दूसरी टीम टीम जाएगी, लेके। दूसरी टीम जाएगी, लखनऊ से नेपाल जाना है तो एक टीम लेके जाएगी, और फिर नेपाल से चाइना जाना है, तिब्बत, तो वो एक टीम अलग लेके जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि गुड़गांव से जो चला, हम गुड़गांव में बैठे हैं, वो नेपाल तक जा रहा है, नहीं, टीम। और इसके रूट्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि रूट्स नहीं है, इनके रूट जो हैं और समय समय पे ये रूट्स बदलते हैं, और इनको रूट्स बताने वाले भी जो होते हैं वो भी रेखी पे होते हैं। कि इनको पता है कि किसी, क्योंकि कई बार खबरी लोग भी होते हैं, वो बता देते हैं, तभी तो इतनी सारी स्किन्स या कुछ जो पकड़ा जाता है तो वो बिना इंटेलिजेंस के नहीं पकड़ा जाता। इंटेलिजेंस, तो उस इंटेलिजेंस को काउंटर करने के लिए ये नकली इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराता है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, पुलिस वालों को और वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स को, कि इस रूट से जो है वो निकलेगा, तो उधर से निकले या नहीं निकले। तो इन्होंने नकली खबरी भी होते हैं जो पुलिस में पैट किए हुए होते हैं, जो इनके कहने पे काम कर रहे होते हैं। तो ये उनका काम होता है कि एक आध बार 10 बार खबर दी, एक आध बार सही खबर दे दी। सही खबर में भी वो उसको पकड़वाते हैं जो बहुत कॉमन सा होता है, जिसको पकड़ने ना पकड़ने पे ऑर्गेनाइज क्राइम वाले को नुकसान नहीं हो रहा होता है। जैसे वो ज्यादातर मॉनिटर लिजर्ड पकड़वा देते हैं, टाइगर को नहीं पकड़वाते हैं ज्यादा। पकड़वाते हैं मॉनिटर लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड, छिपकली। छिपकली नहीं कहते हैं उसको। सर मैंने तो सुना है कि छिपकली की भी होती है। मॉनिटर लिजर्ड एक बहुत बड़ी सी लिजर्ड होती है, छिपकली की भी, जिसको हिंदी में हम लोग बिच खबड़ा कहते हैं, अच्छा। गोह कहते हैं। और ये पुराने जमाने में, हिस्ट्री में ले चलता हूँ मैं, बार बार हर चीज को हिस्ट्री से जोड़ देता हूँ। जब राजा महाराजाओं के यहाँ लड़ाइयाँ होती थी, हाँ। तो छत, वो किले पे चढ़ने के लिए रस्सी के साथ, जी। वो लोहे का, पिक्चरों में दिखाते हैं लोहे का डाला जाता था एंकर। करेक्ट। नहीं, लोहे से एंकर से पहले ये मॉनिटर लिजर्ड के पेट पे वो बांधते थे रस्सी और इसे ऊपर फेंकते थे। मॉनिटर लिजर्ड जो है वहां चिपक जाती थी और उस पे कितना भी प्रेशर डाल लो वो छूटती नहीं थी। अच्छा। उस पे वो रस्सियां चढ़ते थे जी। तो मॉनिटर जो लिजर्ड है, ज्यादातर ये लोग ये पकड़वा देते थे। तो जो इनका नेटवर्क है ऑर्गेनाइज क्राइम का, तो इनके पास नकली खबरी भी होते हैं जो पुलिस को मतलब गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो ये, तो अब आप समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन से लेके फिर इसके अलावा रूट सर्च करने वाली भी एक टीम होती है कि हम इस रूट को, अब बहुत, जैसे एक रूट इन्होंने कई बार इस्तेमाल कर लिया, वो अब दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहते बार बार, तो एक नया रूट निकालने के लिए एक टीम होती है कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे। फिर उस रूट पे सेफ पैसेज दिलवाने के लिए एक अलग टीम होती है जिसमें पैसा खर्च होता है। उस टीम का काम होता है पैसा खर्च करना और वहां पे वो अवेबिलिटी उपलब्ध कराना। जैसे फॉर एग्जाम्पल नदी है, नदी पार करनी है, नदी पार करने के लिए आपको नाव चाहिए, तो एक टीम है वो नाव वाले को टीम बना के रखेगी, वो पैसा इन्वॉल्व करेगी। तो इट्स अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जी। हर चीज का एक सेगमेंट बना हुआ है, उसके लिए टीम अलग है, उसके लिए लोग अलग हैं और उनका काम अपने टीम के लिए, और ऊपर से पैसा आता है सबके लिए। सर देखिए, जैसे काजीरंगा फॉरेस्ट में 200 राइनोस पिछले 10 साल में मारे गए, ये ऑफिशियल अकाउंट, ये ऑफिशियल है। पैंगोलिन या जिसको भारतीय छिपकली भी बोलते हैं, पैंगोलिन अलग है, भारतीय, उसको पैंगोलिन को जो है उसके जैसे मछली के बंद होते हैं वो पैंगोलिन में आता है, वो एंट ईटर भी कहते हैं उसको। हाँ, ऐसी भारतीय छिपकलियां भी है जिसको काफी सारे इंडियंस हम जानते भी नहीं है। अब इनकी भी बहुत ज्यादा लेवल पे स्मगलिंग होती है। तो करते क्या है लोग अब छिपकलियों की स्मगलिंग? देखिए, डेलिकेसी है, मेडिसिन है, चाइनीज मेडिसिन जो है, जैसे हर देश की। सर अब आप मुझे मेडिसिन के बारे में ही बताइए कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है। एक तो हमने वो स्नेक वाली बात करी, स्नेक वाली बात की, वो भी काइंड ऑफ उनका डेलिकेसी विद मेडिसिन। जी।
बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे झुर्रियाँ पड़ना, एंटी एजिंग, एंटी एजिंग। आपकी बॉडी में रैशेज होना, स्किन डिजीज होना, या बॉडी में आपकी पाचन क्रिया खराब होना, उसके लिए बहुत सारे जानवरों की बोन्स के पाउडर्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो मेडिसिन बनाई जाती है चाइना में। स्पेशली इसको चाइनीज मेडिसिन कहते हैं, और ये चाइना और तिब्बत में होती है। हर देश की अपनी एक मेडिसिन टेक्नोलॉजी रही है अनादिकाल से। यूनानी, जैसे यूनान की तरफ से आया, राइट, यूनान की दवाइयाँ अलग होती हैं। अब तो यूनानी के बारे में कोई सुनता भी नहीं है, क्योंकि वो यूनान की एक पद्धति थी जिसमें वो नफ्स से ही करते, आयुर्वेद भी नफ्स से है। तो सब जहाँ की जो ज्योग्राफिक कंडीशन रही, वहाँ के हिसाब से मेडिसिन बनी। कुछ लोग प्लांट्स की तरफ चले गए, कुछ लोग जानवर की तरफ चले गए मेडिसिन बनाने के लिए। लेकिन वहां पे मेडिसिन से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो फोकस रखा गया, वो एक तो मैनहुड पे रखा गया, सेकंड फोकस रखा एंटी एजिंग पे रखा गया कि हमें हमेशा जवान दिखना है। देन देयर लॉट ऑफ यूज करते हैं विमेन टू लुक मोर ब्यूटीफुल, मोर कर्वी अपर पार्ट। वो उसके लिए वो जानवरों की बोन्स के और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। बताइए ना सर। अरे बहुत अजीब सा लगता है सुनाने में भी। और चाइना में ही उसके कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं कि साइज इंक्रीज, द चेस्ट साइज, बस साइज इंक्रीज है। सेम विद द मैन एंड सेम विद द मैन का भी उनका कहते हैं कि इसका साइज इंक्रीज कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन, माइंड का परसेप्शन है कि हमें एक ऐसे इकोसिस्टम में मार्केटिंग के द्वारा फंसाया गया है कि तुम्हारे पास ये चीज नहीं है, या छोटी है या बड़ी है, तो उस हिसाब से आपको एक हीन भावना में लाया जाता है। तो इसलिए ये शोषण हो रहा है, हम एनिमल्स मारे जा रहे हैं, दवाइयाँ बन रही है। दिस इज टू मच। सर जैसे चाइना में भी ये फार्म ब्रीडिंग होती है। होती है। तो इंडिया में भी है? फार्म ब्रीडिंग इंडिया में नहीं है, कुछ चीज़ों की है। जैसे चाइना में, कंबोडिया में, कंबोडिया में, और आई थिंक इवन थाईलैंड क्रोकोडाइल फार्मिंग होती है, क्योंकि क्रोकोडाइल की मीट के बर्गर्स मिलते हैं। क्रोकोडाइल के स्किन से आप बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं पर्स बनाती है, शूज, बेल्ट्स बनाती हैं, जैकेट्स बनाती हैं क्रोकोडाइल स्किन, क्योंकि उसका टेक्सचर जो होता है वो देखने में सुंदर लगता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस तरीके की एनिमल फार्मिंग को अलाउ करते हैं। हमारे यहाँ एनिमल फार्मिंग जो रिस्ट्रिक्टेड एनिमल, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आते हैं, उसकी फार्मिंग हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। इंडिया में अलाउ नहीं है। इंडिया में अगर रेस्क्यू सेंटर्स हमारे यहाँ दिए गए हैं, वो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत हमें रेस्क्यू सेंटर बनाए। वो रेस्क्यू सेंटर ऐसा समझिए कि वो रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं वो जानवर जो रेस्क्यू किए गए वो, लेकिन वो फार्म की तरह यूज नहीं हो सकते कि वहां पे रिप्रोडक्शन कराया जा रहा हो, फिर उनसे नए बच्चे पैदा करा के उनको री इंट्रोड्यूस किया जा रहा। कुछ रेस्क्यू सेंटर्स में गवर्नमेंट जो है री इंट्रोडक्शन वो शुरू कराती है प्रोग्राम, वो गवर्नमेंट के देख रेख में होता है। उसके लिए प्राइवेट कंपनीज को दिया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की देख रेख में होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर होगा। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में अगर किसी चीज से पैसा मिल रहा है तो वो उसका फार्म कर देते हैं। चाइना में टाइगर फार्म है, थाईलैंड में टाइगर फार्म है, क्रोकोडाइल फार्म है। फार्म नाम दिए गए हैं इसी वजह से दिए गए हैं कि वहाँ पे आप रेस करिए, उनको एज अ प्रोडक्ट यूज करिए, और उनको मारिए, उनको काटिए, उनका फ्लैश यूज करें, उनका जो यूज करना है वो करिए, लाइक चिकन। बाप रे। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये मोस्ट वांटेड पोचर्स कौन है इंटरनेशनली भी, उनके नाम जानते हैं आप? तो नाम आज की तारीख में गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन जो सबसे बड़ा माफिया आता है वो अफ्रीका से आता है। अफ्रीका से एनिमल माफिया जो है वो सबसे बड़ा अफ्रीका से आता है। देन आपका साउथ ईस्ट एशिया विच इंक्लूड चाइना। यूरोप में उतने बड़े एनिमल्स माफिया नहीं है, वहाँ पे एग्जॉटिक बर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और वहाँ पे ड्रग्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। क्योंकि देखिए जो मेडिसिन हैं वो कंट्री वाइज इन्वॉल्व हुई, ठीक है। जहाँ लग्जरी चीज़ आई वहाँ पे आइवरी और टाइगर्स, ये आइवरी आ जाती है, लग्जरी में आइवरी आती है। बहुत सारे एग्जॉटिक बर्ड्स हैं जो लग्जरी में आ जाती है, जिसको घर में रखना मतलब पैसे की संपत्ति मानी जाती है कि अब मेरे पास ये पर्टिकुलर बर्ड होगी तो मैं बहुत धन धान्य
में माना जाऊंगा। जैसे आजकल लगता है कि हमारे पास एप्पल का फोन नहीं होगा तो एक स्टेटस सिंबल है, तो सेम विद दी एग्जॉटिक बर्ड्स, कि कुछ लोग जो हैं उसको वो पर्टिकुलर बर्ड अपने यहाँ रखना चाहेंगे क्योंकि उससे उन सामने वाले पे इम्पैक्ट पर स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल आता है। जी। और मैं एक और चीज़ बता रहा था, शायद दिमाग से उतर गया, इसी से रिलेटेड था, भूल गया मैं, पता नहीं क्या था, आगे याद आएगा तो कोई नहीं सर। सर ये आपकी जो एक किताब है ऑपरेशन चचा जान, हाँ उसमें भी आपने लिखा था, लिखा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो है वो खुलेआम होती है। हाँ होती है। थोड़ा इस पे रोशनी डालें। ऑपरेशन चाचा जान के वो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ था। हाँ। ऑपरेशन चाचा जान वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड नहीं, किताब नहीं है, वो नहीं। हाफिज सईद के ऊपर जो मारने की प्लानिंग हुई थी उसकी पूरी कहानी है जी, विद जी। थ्रू। उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, और वाइल्ड लाइफ क्राइम को मैंने एक एग्जांपल दिया कि ट्रक में घास भर के जा रही है, प्लांट्स भर के जा रहे हैं, जो मेडिसिन प्लांट है जंगल से तो लाए जा रहे हैं, स्मगल किए जा रहे हैं, वो ट्रैफिकिंग का हिस्सा है, आदमी पहचान नहीं सकता। टाइगर की स्किन आप पहचान लोगे, ठीक जी। है, गैंडे की स्किन आप नहीं पहचान पाओगे, नहीं। है? टाइगर के आप नाखून नहीं पहचान पाओगे, टाइगर की बोन नहीं पहचान पाओगे। आप भैंसों के बोन के बीच में भैंस स्लॉटरिंग जो होती है, जो वो लीगल है इंडिया में, उसकी हड्डियों से भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, भैंसों की हड्डियों के से प्रोडक्ट बनते हैं जो लोग अपने घरों में सजाते हैं, लालटेन बनती है, चेस बोर्ड बनते हैं हड्डियों से, भैंस की हड्डियों के। सर नहीं पता था हाँ, मुझे। तो भैंस का स्लॉटरिंग लीगल है, हाँ। ठीक है, जी। जिसको हम बफेलो स्लॉटरिंग कहते हैं। करेक्ट। तो उसकी ये जो हड्डियां बचती हैं, उसका वो हड्डियां यूज होती हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब उसके बीच में 100 हड्डियों के बीच में 25 आपकी टाइगर की हड्डियां पड़ी हैं, वो कोई पहचान लेगा? जब तक डीएनए नहीं कराया जाएगा या जब तक किसी को पहचान नहीं हो, उसके लिए तो वो हड्डी है। तो आप ट्रैफिकिंग कहाँ किस तरीके से रोकोगे? जो मिस डायरेक्शन होती है, ऑर्गेनाइज क्राइम हमेशा मिक्स डायरेक्शन का यूज करता है। जी। ऑर्गेनाइज क्राइम वाला जो टाइगर स्मगल कर रहा है फॉर एग्जांपल, वो लीगल बफेलो स्लॉटरिंग की हड्डियों में भी होगा, वो उसकी आड़ में बहुत सारी चीजें ऐसी ले जा रहा होगा जो पहचान ही नहीं पाएगा। तो फिर ट्रैक कैसे किया जाएगा सर इन लोगों ट्रैक को? करने के सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है। इंटेलिजेंस, और द ओनली वे इज इंटेलिजेंस। और अब ये डार्क वेब की वजह से और मुश्किल नहीं हो जाएगा? डार्क वेब जो है वो मैं इसको मानता हूँ कि डार्क वेब पे बहुत कुछ जो है फ्रॉड है। क्रिप्टो, डार्कनेट। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब जो जो छुपा हुआ दुनिया है वो डार्क वेब है। उस पे आप इलीगल एक्टिविटीज आप दे रहे हैं, लेकिन माफिया जो बड़ा माफिया है वो उस पे नहीं है। बड़ा माफिया इज डीलिंग विद द अनदर बड़ा माफिया। बड़ा फिर वो जो माफिया बैठा है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो डार्क वेब यूज नहीं कर रहा। वो डार्क वेब सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन छुपा के आगे भेजने के लिए कर रहा है, जिससे कि वो ट्रैक ना हो सके। जी। डार्क वेब वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं। जो माफिया बैठा हुआ है इतने बड़े पद पे जो पूरी दुनिया में सामान बेच, वो आपको लगता है कि वो डार्क वेब से अपना प्रोडक्ट बेचेगा? डार्क वेब पे वो लोग बेच रहे हैं या तो जो फ्रॉड है, या वो जो बहुत छोटे तबके के मार्केट क्रिएट वो लोग करके बेच रहे हैं कि आप यहाँ से एमएमडी हमसे खरीद लो, हम आपको भेज देंगे, वो उसके लिए वो ड्रग्स का बहुत बड़ा मार्केट है। वो एंड यूजर उसको अपने उसके लिए मंगा रहा है। जी। माफिया डार्क वेब यूज करता है अपनी इंफॉर्मेशन। जैसे आपने मेरे से कोई बात करनी है तो नॉर्मल फोन से हम बात नहीं कर सकते हैं, वो ट्रैकेबल है। तो आप मेरे को डार्क वेब से एक इंफॉर्मेशन आप मेरे को भेज सकते हो जो ट्रैकेबल नहीं है। तो डार्क वेब माफिया जो है यूज करता है आपसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए कि मेरी ये सामान तुम्हें यहाँ मिलेगा, इस तारीख को पहुंचेगा, उसके लिए वो यूज कर सकते हैं। माफिया कभी भी पब्लिक फोन्स को यूज नहीं करता है, ये रियलिटी है। और ये लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बहुत वर्क करते हैं। ओसामा बिन लादेन इतने साल तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि उसने कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं की, उसने आदमियों का इस्तेमाल किया। जो जितने भी होशियार माफिया हैं वो ऑर्गेनाइज क्राइम में ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करते हैं। हमारे साथ दिक्कत ये हो गई है कि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे हमने ज्यादा फोकस कर लिया। ह्यूमन इंटेलिजेंस से बेस्ट इंटेलिजेंस कोई नहीं जी। कोई नहीं। हमें वापस से ह्यूमन इंटेलिजेंस को
फिर से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर हमें एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करना है इंटेलिजेंस का। जी सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस तक बेस नहीं रह सकते। सर, अगर हम जानवरों की बात करें, जैसे टाइगर्स, पॉपुलेशन इतना कम होता जा रहा है, करेक्ट, और सेफ टाइगर की ही बात होती है हमेशा। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अथॉरिटीज की भी लापरवाही है कि जैसे रणथंबोर फॉरेस्ट में 18 टाइगर मारे गए थे, तो और उससे ज्यादा आप सरिस्का ले लीजिए, 2000 में चले जाइए जब टाइगर खत्म हो गया था। टाइगर सी रिजर्व में वो जी। पोचिंग एक हिस्सा है टाइगर को खत्म करने का। उसके अलावा भी डिफॉरेस्टेशन भी एक रीजन है टाइगर का। और नॉट ओनली टाइगर के साथ जितनी चिड़िया वहां रह रही हैं, जितने और एनिमल्स रह रहे हैं, जितना और फ्लोरा और फौना है उस जंगल में, जी वो भी अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो वो खत्म होगा। तो पोचिंग के साथ साथ हमें डिफॉरेस्टेशन भी समझना पड़ेगा। आज जिस स्थान पे हम बैठे हैं, इस स्थान पे कभी ना कभी जंगल रहा होगा। करेक्ट। वो जंगल काट के खेत बने होंगे, खेती हुई होगी, पॉपुलेशन बढ़ी, तो वो खेत की जमीन पे आपने घर बनाया। डिफॉरेस्टेशन, आप लैंड कहाँ से लाओगे? जंगल से ही तो लाओगे। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक सबसे बड़ा इशू है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में या कहीं एक फॉरेस्ट है जिसके ऊपर काफी कुछ विवाद हुआ था, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में, कि सरकार ने जो है वहां पे एक डायमंड कंपनी को माइनिंग करने का लाइसेंस दे दिया और उस पे 1 लाख पेड़ काटे जा रहे थे। और वो आज भी है, अभी भी है। उस पे बहुत लोगों ने आवाज उठाई। मैंने ये तक कहा था उसके लिए कि मैंने कहा हम एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए कोरोना के टाइम पे पागल हो रहे थे। कुदरत ने हमें ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है। 1 लाख पेड़ काटे गए तो सोचिए कितने ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे गए। हम ऑक्सीजन का हमें साइंटिफिक फॉर्मूला मालूम है O2, लेकिन हमारे पास कुदरत ने कोई ऐसी, हमारे को साइंस ने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं दी है कि हम ऑक्सीजन खुद बना सकें। जो ऑक्सीजन सिलेंडर आप खरीद रहे हैं या हॉस्पिटल में लगा रहे हैं, वो हवा आप इकट्ठी कुदरत से करके उस सिलेंडर में ही भरने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं जी। तो जो वो 1 लाख पेड़ काटेगा तो कितना जंगल खत्म हुआ? वो डिफॉरेस्टेशन हुआ सिर्फ डायमंड के लिए, कि वहां पे बहुत ज्यादा डायमंड का भंडार मिला है। वो डिफॉरेस्टेशन के चक्कर में कितने हाथियों ने अपना घर खोया, कितने लेपर्ड्स ने, कितने टाइगर्स ने, कितनी बिल्लियों ने, कितनी चिड़ियों ने, कितने मेडिसिनल प्लांट्स ने अपना घर खोया। पहने, मैं भी डायमंड पहन के बैठा हूँ, लोग कहेंगे देख के कि डायमंड पहने हुए हैं, लेकिन आप किस तरीके से उसे सोर्स कर रहे हो ये भी तो देखो ना। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता, ये तो बहुत साल पुराना, फैमिली वाले हैं इसलिए पहने हुए हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो आप सिर्फ डायमंड, सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते। रेवेन्यू जनरेट करने के हमारे और भी तरीके हो सकते हैं। जी। हम इतने एनिमल्स की ट्रैफिकिंग, पोचिंग और ये सब क्राइम सिंडिकेट की बात कर रहे हैं। हमने हर एनिमल के, हमने फिशेस के बारे में बात की, क्या कहते हैं, बंदर के बारे में बात की, छिपकली के बारे में बात की, बट मैंने फॉक्स के बारे में भी सुना है, लोमड़ी के बारे में भी सुना है। देखो फॉक्स का भी पोचिंग होती है और फॉक्स का फर जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसके लिए वो लग्जरी आइटम है। फॉक्स की क्लिंग होती है, दुनिया भर की फॉक्स की क्लिंग होती है। फॉक्स भी कई तरीके की होती हैं। बंगाल फॉक्स होती है जो इंडिया में है, फिर हिमालयन फॉक्स होती है जो हिमालय और तिब्बत, चाइना जैसे एरिया में मिलती है। इंग्लैंड में की तरफ जाएं तो वहाँ एक अलग फॉक्स होती है। तो ये जो फॉक्स है इसका फर बहुत सॉफ्ट होता है और इसके फर से जैकेट्स बनती हैं और ये लग्जरी आइटम है। लोग पैसा है इसलिए उसको खरीदने का विश्वास रखते हैं, ये सोच भूल जाते हैं कि वो इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऑटर्स, ऊद बुलाओ, अच्छा, इनके जो फर हैं इस्तेमाल होते हैं पेंट ब्रश बनाने के लिए। हाँ, खासकर क्योंकि ब्रश से एक ही लेयर आती है, वन स्ट्रोक। तो इंसान ऑटर की ही पेंटिंग बना रहा है, नेचर की ही पेंटिंग बना रहा है, लेकिन जो ब्रश इस्तेमाल कर रहा है वो ब्रश वो है जो उस जानवर से बना है। अब तो खैर और ऑप्शंस आए हैं। दूसरी तरफ मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ सब एनिमल लवर बनते हैं। आप सब एनिमल लवर बने हुए हैं। आज हम पॉडकास्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम पे कर रहे हैं। मेरा तो बैकग्राउंड वाइल्ड लाइफ से आया, मैं इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स में आया। तो
लेकिन मेरा सब्जेक्ट तो वाइल्ड लाइफ शुरुआत से रहा, पहला प्यार जैसा मैंने कहा। लोग वाइल्ड लाइफ लवर भी बन रहे हैं और एनिमल लवर, दे आर डिफरेंट बीइंग एनिमल लवर एंड अ वाइल्ड लाइफ लवर। ओके। एनिमल लवर ये है कि सर्टेन लोग सिर्फ सड़क के जो डॉग्स होते हैं उन पे फोकस रहते हैं। अगर आप उनसे पूछे तो कहते हैं इनके अंदर भी जान है, हर प्राणी में जान है। मैं अगर उनसे ये कहूं कि तुम मेरे साथ वियतनाम चलो, मैं तुम्हें वो सांप का वैरायटी सांप का जगह दिखाता हूँ जहाँ दुनिया भर के सांप आते हैं, स्मगल होके आते हैं, और उनको आप $100 से लेके $500 $1000 तक खरीद सकते हो, उनका मीट खा सकते हो, उनका खून पी सकते हो। तो क्या वो उसको जाके रोकेंगे? नहीं। वो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि इन सड़क के कुत्तों में, मैं ये नहीं कहता कि सड़क के कुत्तों में जान नहीं है, उनकी देखभाल नहीं हो, वो कुदरत ने उन्हें उस हिसाब से बनाया है कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। हाँ, अगर वो बीमार है तो हमारा कर्तव्य बनता है उसका इलाज कराना, बिल्कुल। उसको वापस रीइंट्रोड्यूस कर देना। वो बने अपने हिसाब से हैं, हमने उनकी वो एफिशिएंसी खत्म कर रहे हैं। वो आदमी जाएगा 4 बजे पार्ले जी दे आएगा, 8 बजे जाएगा दूध रोटी दे आएगा, वो उनके लिए गलत है। ये बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं देना। मैं वाइल्ड लाइफ बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं वाइल्ड लाइफ को बहुत नजदीक से देखा हूँ, मैंने जानवरों को बहुत नजदीक से देखा, उसके बाद भी मैं ये बात कह रहा हूँ, ये कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूँ, लोग मेरे से चिढ़ना शुरू हो जाएंगे कि कहने को तो ये वाइल्ड लाइफ वाला बन रहा है, वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है, कॉन्वर्जेशन की बात कर रहा है, वाइल्ड लाइफ कॉन्वर्जेशन की बात कर रहा है, लेकिन एक तरफ कह रहा है सड़क के कुत्तों को भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मुझे सड़क के कुत्तों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है जो एक तरफ ये कहते हैं कि यहाँ पे ये इनके अंदर जान है, लेकिन उनकी आंखों के सामने बहुत सारा वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है जिसको वो इग्नोर कर रहे हैं। जी। और मैं उनसे कहूँ कि विदेश में जाके आप इस चीज को रोके, वो उसके लिए तैयार नहीं हो, कहते वो हमारा घर नहीं है। वाइल्ड लाइफ के लिए अगर आप सड़क के कुत्तों का ध्यान रख रहे हैं तो बाकी एनवायरनमेंट का ख्याल रखने का भी तो आपकी जिम्मेदारी हुई। पर देखा सिर्फ एक एनिमल तक क्यों सीमित हो जाता है हमारा समाज आके? हमारा समाज जो है एक एनिमल तक सीमित है कि स्ट्रीट डॉग्स, उसके अलावा उन्हें कोई और दिखता ही नहीं है। ना चिड़िया दिख रही, ना पेड़ दिख रहा है, ना बाकी जानवर दिख रहा है, ना कीट मकोड़े दिख रहे हैं। कीट मकोड़े भी इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं बता नहीं सकता। मौत करके जो तितली जैसी दिखती है उसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको मार मार के घरों में चिपका के उसकी वो ड्राइंग्स लगाते हैं, उनकी पोर्ट्रेट्स लगाते हैं। हाँ बताइए सर, लोग हैवान होते जा रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो लोग, जो समाज के का ये तबका है, उन्हें सिर्फ स्ट्रीट डॉग तक सीमित नहीं होना है, उन्हें भाई और भी वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है वो देखना है, जो और जान सब में है जी। ये हम रोज देखने लग जाते हैं कि लोग लड़ने पहुंच जाते हैं कि जैसे कोई किसी जो सड़क के कुत्ते हैं अक्सर गाड़ी की छत पे बैठ जाते हैं, स्क्रैचेस मार देते हैं। अब जिसने गाड़ी खरीदी है उसकी स्क्रैचेस आएंगे, उसे बुरा तो लगेगा, तो वो कुत्ते को वहां से या तो गाली बकेगा या लात मार देगा, तो लोग उससे लड़ने पहुंच जाते हैं कि इसमें जान है, तुम कुत्ते में मार रहे हो। तो मेरा उनसे भी प्रश्न है कि भाई तुम उनके लिए लड़ रहे हो तो मौत के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? छोटे छोटे ऑटर्स हैं जिनके लिए पेंट ब्रश बनते हैं, उनके लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? फॉक्स के फर से जो जैकेट्स बन रही हैं, जो हैट बन रही है, उसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? जो मेडिसिन हैं, जो एनिमल्स की बोन से बन रही हैं, उनके लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? शार्क के फिन से सूप बन रहा है, उसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? टाइगर की बोन से उसके और बॉडी पार्ट से सूप बन रहा है, उसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? सांप, वेल स्पर्म्स के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? भाई आप एक जगह क्यों सीमित हो जाता है? मुझे समाज के उस तबके से ये प्रॉब्लम है। मुझे जानवर के को रोटी देने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे समाज के उस तबके से प्रॉब्लम है जो सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए या सोशल मीडिया के स्टेटस के लिए सिर्फ और सिर्फ यहां तक सीमित हो जाता है कि सिर्फ एक ही जानवर है जिसके प्रति हमें गंभीर होना है। जी। मैंने एंड में कंट्रोवर्शियल स्पीच दी है काइंड ऑफ कि मेरे को एज अ वाइल्ड लाइफ जो प्रॉब्लम दिखी वो मैंने बोला, आप जागरूक हो, गंभीर हो तो सबके प्रति हो, एक तबके के प्रति नहीं हो या एक जानवर के प्रति नहीं हो। जैसे जंगल जाना, टाइगर के का फोटो खींच के अपने सोशल मीडिया पे लगाना, वो वाइल्ड लाइफ लव नहीं है या एनिमल लवर का सिंबल नहीं है। किस हद तक आदमी गिरते जा रहा है ना। जब आपने ये मौत वाली बात करी,
आई डिड नॉट न्यू दिस, ये नहीं पता था मुझे, बट हर हर दिन कुछ नया सुनने मिलता है, हर दिन मतलब कितना लेवल तक आप नीचे गिरते जाओगे। क्या हम बात तो जानवरों की कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इंसान से बड़ा हैवान नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज आप आए और आपने यू शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द वाइल्ड लाइफ, और ये जिस तरीके से ये क्राइम होता है, बट इसे रोकने का क्या तरीका है सर? रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अगर एजुकेट है, अगर आपने पहचान करनी सीखी, जो बचपन से सिखाई जानी चाहिए, ये हमारा एक ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। ये सरकार का काम नहीं है, हर आदमी का काम है। मैंने जैसे कुछ देर पहले भी कहा था कि जब हम 1.5 लाख का फोन दे सकते हैं, तो 1.5 लाख की वो एजुकेशन देने की तरफ क्यों नहीं सोच सकते हैं, जिससे कि उसको पहचान होनी शुरू हो बचपन से कि ये जो जड़ी बूटी है या ये जो पेड़ है, ये इस काम में आता है, इसको बचाना भी जरूरी है। आफ्टर ऑल आपको जीने के लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। जी। ये 3 चीजें। कपड़ा आपकी जरूरत के अनुसार आप पेड़ों के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को छुपाने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको लुई विटॉन या गुची का ही कपड़ा पहनना हो ब्रांडेड। तो ये 3 चीजें हमें कुदरत ही देती है। ऑक्सीजन का हमारे पास O2 करके फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पास साइंस में कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम ऑक्सीजन अपने घर में बैठ के बना सके। कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की कीमत लोगों को पता चली थी, सिलेंडर खरीद रहे थे कई कई हजार रुपए में, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर भी वो ऑक्सीजन था जो एनवायरनमेंट में है, उसको भर के आप खरीद रहे थे। आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है ऑक्सीजन बनाने की। सेम थिंग विद दी वाटर, पानी के साथ भी। पानी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है H2O, सॉरी H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। हवा में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो हमारे अंदर, हमारी लैब में इतनी काबिलियत क्यों नहीं है कि हम उस हवा में से हाइड्रोजन भी पकड़े, ऑक्सीजन भी पकड़े, और दोनों को मिला के गंगा सीधे ले आए, वहां से चालू कर दें। हम जो पानी 50 रुपए का मिनरल वाटर कह के खरीद रहे हैं, 20 रुपए का खरीद रहे हैं, या एक कंपनी है फीजी करके बाहर से ला रहे हैं, वो भी वो कुदरत का पानी ही बॉटल करके बेच रहे हैं, फैक्ट्री में कहीं नहीं बना रहे। कहने को वो फैक्ट्री है जी, लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मूला, हमें साइंटिफिक फॉर्मूला बताया H2O, जो आपने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन हमारे पास लैब नहीं है कि उन दोनों को पकड़ के मिला के एक वो बना ले। तो उसके लिए हमें कुदरत ही चाहिए। हम कुदरत से खिलवाड़ कर रहे हैं। अंत में हमें जीने के लिए जो तीसरी चीज है फूड, वो भी तो हम जमीन से ही पैदा कर रहे हैं। जी सर। लैब में तो पैदा नहीं कर रहे हैं। अब लैब में वो बीच में आने लग गया था, लैब ग्रोन मीट बीच में आने लगा था, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल है या नहीं है, वो तो बात की बात है। लेकिन खाने की चीज भी हम कुदरत की ही जमीन से ही ले रहे हैं जी। तो हमें सबसे पहले कुदरत के प्रति प्यार करना सिखाना पड़ेगा। सिर्फ एक प्रजाति के प्रति प्यार करना नहीं सिखाना पड़ेगा, सारी प्रजाति को जानना, समझना। अगर वो ज्ञान हमें बचपन से मिलना शुरू हुआ तो इंसान भी हम इंसान के रूप में बनेंगे और हम आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे। करेक्ट, सही कह रहे हैं सर। थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी वैल्यूएबल इंसाइट्स दी, और ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि सर ने जो बताया, जैसे जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, एंड हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सब बताना ज़रूरी है अबाउट प्लांट्स, अबाउट नेचर। सिर्फ एक ही एनिमल के प्रति हमें सांत्वना नहीं रखनी है, वो कंसर्न नहीं रखना है जैसे डॉग्स के लिए, सारे ही एनिमल्स। सो ये एपिसोड पूरा देखें, एंड तक देखें, और ये रीशेयर ज़रूर करें, इसकी रील्स, ये बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस तक जाएं और हम हमारे नेचर का ध्यान रखें। थैंक यू अगेन सर।